कहानी लोग क्या कहेंगे। शुभांकर जी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए बैठे थे। आजकल स्वास्थ्य बहुत कमजोर चल रहा है शुभांकर जी का। अपनी बड़ी सी हवेली नुमा कोठी को किराए पर दे रखा है उन्होंने एक स्कूल को। अपने लिए तो बस 2 कमरे ही रखे हैं उन्होंने। पूरे दिन बच्चों के शोरगुल और अध्यापिका की चकचक से चहल पहल बनी रहती है। मगर जैसे जैसे शाम अपने पैर पसारती थी, पूरी कोठी में एक गहरा सन्नाटा पसर जाता। आंगन में लगे बड़े बड़े फलों के पेड़ भूत जैसे नजर आते। शुभांकर जी का नौकर कुछ दिनों की छुट्टी की कहकर गांव गया तो फिर लौटकर ही ना आया। अब दूसरा नौकर कौन ढूंढे उनके लिए, क्योंकि सर्दी के बुखार से शुभांकर जी की हालत बहुत खराब है। वह तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले पा रहे। इतनी बड़ी कोठी के मालिक होकर भी इतनी तन्हा जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। उनका मन तो मालपुए खाने का कर रहा है, मगर बनाए कौन। खुद तो उनको कुछ खास बनाना नहीं आता। नौकर था तो कच्चा पक्का बनाकर रख देता था। वह उसे ही किसी तरह गले के नीचे उतार लेते थे। बाजार जाने की ताकत उनमें बची नहीं थी। स्कूल भी सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बंद था। रात में बस एक चौकीदार आता था पहरा देने के लिए। अड़ोसी पड़ोसी भी सब इस इलाके में कोठी वाले ही हैं। किसके घर में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। शुभांकर जी मन ही मन सोच रहे थे, इतनी धन संपदा होने के बाद भी अगर आज वह भूखे प्यासे मर जाएं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उनकी आंखों से अपने आप पानी बहने लगा। शुभांकर जी का बेटा अपना कैरियर बनाने 7 समुंदर पार बैठा है। उसे तो अपने बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वही जानते हैं उन्होंने 2 छोटे बच्चों को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। दूसरी शादी का तो भूल कर भी उन्होंने कभी जिक्र ना किया, क्योंकि सौतेली माँ के किस्से खूब सुने थे उन्होंने। बेटी भी उनसे मिलने कभी कभार ही आती थी। बेटी जब भी आती जिद करती, पापा आप मेरे साथ चलिए ना प्लीज। शुभांकर जी फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते, अरे बेटा मुझे क्या कमी है यहाँ। कमी तो कुछ नहीं है पापा, अगर मेरे साथ ना चले तो ना सही, मगर भैया के पास ही चले जाएं। यहाँ इस तरह अकेले कब तक रहेंगे। अरे बेटा अपनी धरती, यह पुश्तैनी मकान, कारोबार और सबसे बड़ी बात इस घर में तेरी माँ की यादें बसी हुई हैं। इन्हें छोड़कर 7 समुंदर पार कैसे चला जाऊं मैं। इसी घर में मेरी सारी जिंदगी गुजर गई। देखना एक दिन तेरा भाई भी यहीं वापस आएगा अपनी धरती पर। शुभांकर जी आंखें बंद करके भविष्य के रंगीन सपनों में खो से गए कि तभी मेन गेट खोलने की आवाज पर चौंक उठे। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आए और सोचने लगे कौन हो सकता है इस समय। देखा तो चौकीदार था और उसके साथ आरती जी। अरे आरती आओ आओ। शुभांकर जी का चेहरा खिल उठा। आरती जी उनकी पड़ोसन और उनके स्वर्गीय मित्र की विधवा थी। आरती जी ने अपने बेटे को बड़ी मुसीबतों के साथ पाला था। कुर्सी पर बैठते हुए आरती जी ने पूछा, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी। तुम्हें किसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है। अरे और कौन बताएगा, इस चौकीदार ने बताया तो मैं भागी चली आई। इसी से पता चला कि नौकर भी भाग खड़ा हुआ है। मुझे क्या गैर समझ रखा है तुमने, खबर क्यों नहीं दी। आरती जी उल्हाने दे रही थी शुभांकर जी को। अच्छा छोड़ो, बोलो क्या खाओगे। मालपुए बना दो आरती। शुभांकर जी ने छोटे बच्चे की तरह कहा। क्या इस बीमारी में मालपुए खाओगे। तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए तुम्हें। आरती जी की तीखी बातें भी शुभांकर जी के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। शुभांकर जी को दाल रोटी पकड़ाकर आरती जी ने कहा, अच्छा सुबह आऊंगी तो बना दूंगी तुम्हारे लिए मालपुए, अभी दाल रोटी से काम चलाओ। शुभांकर जी का मन इधर उधर भटकने लगा। पूरी जवानी उन्होंने बिना किसी स्त्री के काट दी। कभी भी सांसारिक विषय वासनाओं को अपने पास पटकने तक नहीं दिया। अपना कर्तव्य बच्चों के प्रति बड़ी ईमानदारी से निभाया, पर वही बैरागी मन आज साथी की चाह कर रहा है। अकेले में मन घबराने लगा है अब शुभांकर जी का। यह कैसी विडंबना है समय की। इस बुढ़ापे में 2 बच्चे होने के बाद भी अकेले रहना पड़ रहा है उन्हें। जब शुभांकर जी का बेटा 5 साल का और बेटी 2 साल की थी तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने रोते हुए अपने बच्चों को गले से लगा लिया था। अपना सारा जीवन उन्हीं के नाम कर दिया। बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई, शादी की, विदेश भेजा।
बेटी को पिता की छाया के साथ साथ एक माँ की तरह प्यार दुलार दिया। आज वह अपने पति के साथ अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी है। अकेले रह गए बस शुभांकर जी, जिनके साथ आज कोई नहीं था। सोचते सोचते शुभांकर जी का ध्यान आरती जी की जिंदगी पर भी गया। भरी जवानी में विधवा हो गई थी। बेटे की जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाई थी उन्होंने। बेटा शहर में आज एक उच्च पद पर नौकरी कर रहा है। कभी कभी चली जाती अपने बेटे के पास, मगर हर घर की एक ही कहानी, योग्य होने पर कमाऊ बेटों पर माँ बाप से ज्यादा अधिकार उनकी पत्नी का हो जाता है। माँ बाप एक फालतू का बोझ समझे जाने लगते हैं। यही आरती जी के साथ भी हुआ। जब भी अपने बेटे के साथ शहर में रहने जाती तो बहू का उनके प्रति व्यवहार अच्छा न रहता। इसलिए आरती जी यहाँ अकेले ही अपना बचा हुआ जीवन काटने को मजबूर हैं। इसीलिए जब भी शुभांकर और आरती जी इकट्ठे होते तो अपने अपने मन की बातें एक दूसरे के साथ करते। दोनों अकेलेपन से त्रस्त थे और मन की बात कहने के लिए उन्हें किसी साथी की तलाश भी थी शायद। आरती जी की सेवा रंग लाई। शुभांकर जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आरती जी के हाथ का स्वादिष्ट लजीज खाना खाकर उनका शरीर भरा भरा लगने लगा। आजकल आरती जी दिन भर यहीं शुभांकर जी के पास रहती। उनकी सारी छोटी बड़ी जरूरतों को दौड़ भाग कर पूरा करने में अपनी सारी जरूरतें भूल जाती। कभी कभी रात में भी यहीं रुक जाती। एक दूसरे के साथ लॉन में बैठकर खूब गप्पे मारते। हंसी ठहाके करते करते समय कब बीत जाता पता ही न चलता। उनके मन में कभी कोई गलत भावना न थी। पर जमाने का मुंह कब तक बंद करते। लोग उनकी अंतरंगता को किसी और अर्थ से देख रहे थे। यहाँ वहाँ कई तरह की बातें हो रही थी। बातें होते होते आखिर उनके कानों तक भी पहुंची। जब 3 दिनों तक आरती जी शुभांकर जी से मिलने नहीं आई तो उनको बड़ी बेचैनी हुई। वह उनका हाल चाल लेने आरती जी के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते से उन्होंने आरती जी के मनपसंद गुलाब जामुन लिए। शुभांकर जी ने आरती जी के घर का दरवाजा खटखटाया। आइए, अंदर आइए, जैसे आरती जी उनका ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है आरती, सब खैरियत तो है? कोई जवाब ना पाकर शुभांकर जी अपनी जगह से उठे और आरती जी का आंसुओं से भरा चेहरा उठाकर अपनी तरफ किया। आरती जी ने बोलना शुरू किया। मेरे बेटे बहू का फोन आया था। वैसे तो उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी छोटी सी खुशी भी उनसे देखी ना गई। कह रहे थे, माँ इस उम्र में क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो, क्यों बेइज्जती करा रही हो हमारी पूरे शहर भर में। शुभांकर जी ने आरती जी को चुप कराते हुए कहा, अरे वैसे तो उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं, कभी जीने मरने की ना पूछते, और अब चले हैं हम दोनों पर यह लांछन लगाने। अरे अगर इस उम्र में अकेलेपन को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ बोल बतिया लिए तो क्या गुनाह कर दिया हमने। शुभांकर जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह उठकर बाहर की ओर चल पड़े। तुम तो चले जा रहे हो, मेरे लिए कुछ सोचो। मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आरती जी फूट फूट कर रोने लगी। शुभांकर जी के बढ़ते कदम रुक गए। वापस आकर कुर्सी पर बैठ गए। कोई रास्ता उन्हें सूझ नहीं रहा था। क्या किया जाए? जब तुम्हारे बेटे को हमारे मिलने जुलने में आपत्ति है, इसका वे गलत अर्थ लगाते हैं, तो हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। अब बुढ़ापे में अपनी मिट्टी पलीद करानी है क्या हमें? उन्हें अपनी ही आवाज काफी गहराई में जाती महसूस हो रही थी। इन सब बातों को लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं। शुभांकर जी की तबीयत फिर से खराब रहने लगी। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। अरे शरीर को तो आराम करवा दूंगा, पर इस भटकते मन को कैसे आराम मिले? शुभांकर जी सोच रहे थे। आरती के बेटे बहू वैसे तो अपनी माँ को पूछते भी नहीं, मगर अपनी जिंदगी में वह थोड़ी खुश क्या हुई, उन्हें आपत्ति हो गई। पता नहीं किस शुभचिंतक ने शुभांकर जी व आरती जी के घनिष्ठ संबंध की खबर उनके बेटे बहू तक पहुंचाई थी। शुभांकर जी का मन आरती जी को बार बार पुकार रहा था। जवानी तो जैसे तैसे काट ली थी शुभांकर जी ने, पर बुढ़ापे का अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। तभी फोन की घंटी ने शुभांकर जी की तंद्रा भंग की। दूसरी तरफ से विदेश में बैठा शुभांकर जी का बेटा बोल रहा था, पापा मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, मैंने वह कंपनी छोड़कर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है। नई कंपनी के एग्रीमेंट में एक शर्त यह भी है कि मैं अगले 5 साल तक स्वदेश नहीं आ सकता। शुभांकर जी कुछ कहते इससे पहले ही फोन कट चुका था। शुभांकर जी की आंखों में आंसू आ गए। कैसे काटेंगे वह 5 साल? पता नहीं इन 5 सालों में वह जिंदा भी रहेंगे या नहीं।
2 दिन बाद बेटी का फोन भी आया। उसने कहा उसके पति का प्रमोशन हो गया है। वह अगले 1 साल के लिए अपने पति के साथ बेंगलुरु जा रही है। वहां से लौटकर ही आपसे मिल पाऊंगी। शुभांकर जी सोचने लगे, वाह री दुनिया, बेटा और बेटी सभी अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। बीमार और अकेले पिता के लिए किसी के पास समय नहीं है। एक साथी आरती जी मिली थी, उनको भी इस दुनिया की घटिया मानसिकता ने उनसे छीन लिया। शुभांकर, कहाँ हो भाई? अपने बाल सखा शर्मा जी की आवाज पहचानने में उन्हें भला क्या देर लगती। अरे आओ आओ शर्मा, कैसे आना हुआ? अरे अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आया था। शर्मा जी का जोरदार ठहाका गूंज उठा। हंसना तो शुभांकर जी भी चाह रहे थे, मगर समय की परिस्थिति ही ऐसी थी कि बस थोड़े से होठ हिला कर रह गए। शर्मा जी की अनुभवी नजरें सब भाप गई कि कुछ तो दाल में काला है। शर्मा जी के पूछने पर शुरू में तो शुभांकर जी टालते रहे, पर धीरे धीरे मन की सारी परतें खोल दी। शर्मा जी ने समझाया, देखो यार, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी और आरती जी की नहीं, बल्कि अनेक तुम्हारी तरह के विधुर और विधवाओं की है, जिन्होंने अपनी जवानी तो अपने कर्तव्य पालन के हवाले कर दी, मगर उम्र के इस मोड़ पर जहाँ न वे युवा रहते हैं और ना ही वृद्ध, वे नितांत अकेले पड़ जाते हैं। जब तक उनके शरीर में ताकत रहती है, बुझाओं में सारी बाधाओं से लड़ने की हिम्मत, वह अपने शरीर व मानसिक मांगों को जिंदगी की भाग दौड़ की भेंट चढ़ा देते हैं। बच्चे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपना अलग आशियाना बसा लेते हैं। अपने माता पिता की हर सलाह फिर उन्हें अनावश्यक लगने लगती है। जिंदगी के निजी मामलों में हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके लिए मात्र हम नई पीढ़ी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हर कोई अपने ढंग से जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना ही तो दुनियादारी है। बात तो शर्मा तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर आरती जी और मैं दोनों बिल्कुल अकेले रहते हैं। अगर एक साथ मिलकर हंस बोल लिए तो दूसरों को आपत्ति क्यों हो रही है? शुभांकर जी ने दुखी स्वर में कहा, देखो शुभांकर, मैं सीधी सरल भाषा में तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। तुम आरती जी से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या शादी? मैं आरती जी से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शर्मा? लोग क्या कहेंगे? हमारी संतानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जीवन की इस आखिरी घड़ी में विवाह करूं? नहीं नहीं, यह संभव नहीं। शुभांकर जी घबरा कर बोले। अरे वाह, अब लगे दुहाई देने दुनियादारी की। जब यही बात आरती जी के बेटे बहू ने बोली तो तुम्हें बुरा लगा। अरे शादी करना कोई पाप तो नहीं। जहां तक जीवन की आखिरी घड़ी का प्रश्न है, तो ढलती उम्र वालों को आनंद में जीवन व्यतीत करना वर्जित है क्या? मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी सहारे की तलाश में ही तो रहता है। आरती और तुम अपने पवित्र रिश्ते पर विवाह की सामाजिक मोहर लगा दो। देखना, कानाफूसी कुछ समय के बाद अपने आप बंद हो जाएगी। रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो वह भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो तुम्हारे निर्णय को बिल्कुल उचित कहेंगे। कभी कभी इंसान को निजी सुख के लिए कुछ करना पड़ता है। कुड़ते रहकर तो जीवन के कुछ वर्ष कम ही होंगे तुम्हारे। स्वाभाविक जीवन यापन के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लेकर तुम और आरती समाज में एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करोगे। क्या आरती जी मान जाएंगी? क्यों नहीं मानेंगी? अरे इस उम्र में कौन अकेला रहना चाहता है? जब बच्चों ने तुम्हारी नहीं सुनी, तुम्हारी नहीं सोची, तो तुम समाज और बच्चों की क्यों सोचते हो? शर्मा जी के जाने के बाद शुभांकर जी एक नए आत्मविश्वास के साथ आरती जी के घर गुलाब जामुन लेकर फिर से चल पड़े। अब उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, इस बात की भी नहीं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जितनी ज़रूरत हमें जवानी में जीवन साथी की होती है, उससे कहीं अधिक ज़रूरत हमें बुढ़ापे में एक जीवन साथी की होती है। बच्चों को भी अपने माँ बाप के मन की स्थिति को समझना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।